एनएलसी की गाड़ियों पे जीएसक्यू का निशान लगा होता है, वर्दी में होते हैं, रिफाइनरी की जरूरत ही नहीं थी कि चेक करता, वो कहते जी खोले और पाइप डाल के आ जाते वापस। उसने कैलकुलेट किया तो पता चला 2 करोड़ की रोजाना ऑयल की चोरी हो रही है। उस मेजर साहब ने जाके रेड किया, उन्हें बंदे अरेस्ट किए इंटीरियर सीन में जहां जहां उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी, और सारे बंदे अरेस्ट करके उन्हें एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद वो जो ऑयल माफिया था, मेजर साहब को नहीं पता था ऑयल माफिया का कि कितना बड़ा, उस पर प्रेशर आया, उसने कहा मैंने एफआईआर दे दी है, इसमें जो एनएलसी के अफसर हैं उनके खिलाफ भी मैंने दे दिया, जो जीएसक्यू पकड़ेगा उनके खिलाफ भी दे दिए गए। तो इतने में डीजी एनएलसी थे मेजर जनरल जहीर, उन्होंने एनएलसी हेडक्वार्टर विजिट किया, उन्होंने कराची में, उन्हें बताया कि सर ये हो रहा है, यहाँ ऑयल चोरी हो रहा है रोजाना 2 करोड़ का, और ये जो गाड़ियां खरीदी गई है इसमें भी गलत इनवाइसेस दी गई हैं, हर गाड़ी में गवर्नमेंट को 20-20 लाख का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। तो कुछ दिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उनको पता चला एक और उन्हें कोई वहां जुर्म किया, तो उसको बताने के लिए वो फौरन पिंडी आए और डीजी एनएलसी को जाकर मिले कि सर ये एक नई कार्रवाई वहां पर हो गई है। डीजी एनएलसी ने देखा और उसने कहा कि साथ अपने अफसर को भेजा कि आप इसके साथ कराची जाओ, वहां से एविडेंस कलेक्ट करो, हम कार्रवाई करेंगे। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और बाहर निकले तो वो जो 7 अफसर था उसने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके सर के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड किया, उसे ब्लाइंड फोल्ड तो उसको लापता कर दिया मेजर को, और नतीजतन मेजर साहब को ले जाके अपने उन्हें किसी सेल में डाला। उसको इतना टार्चर किया गया कि तुम्हें जब बता दिया गया था कि तुमने इस पे बस एफआईआर करा दिया, अब आराम करो, व्हाई यू वेंट टू द डीजी, डीजी नहीं बंदे भेजे थे साहब। और उसमें उसको इतना टार्चर किया गया कि ही लॉस्ट हिज सेंसेस, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में फिर जब उन्हें देखा कि ये तो बंदा, पहले प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया, उसने भी जवाब दे दिया कि ये तो मर जाएगा, उन्हें जाके पीएनएस शिफा में उसे दाखिल कर दिया, वहां उन्हें देखा कि क्रिटिकल कंडीशन में है। और चंद दिन गुजरे, जब उसने थोड़ी सेंसेस गेन की तो उसने अपनी फैमिली को बताया कि जी मैं तो यहाँ पड़ा, उसकी बीवी वहां पहुंच गई। उसने फिर एक लेटर लिखा कि मेरे खामद के साथ ये क्यों हुआ है। तो आप हैरान होंगे कि कोर कमांडर कराची जो पार्ट था इस पूरी गेम का, उसने सीओएमपी को कहा कि इसको जाके हॉस्पिटल से उठा लो। सीओएमपी ने कहा कि सर वो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं कैसे उठा सकता हूँ। कौन सा कोर कमांडर? ये एहसन सलीम हयात साहब थे, वाइस चीफ जो बाद में बने। अब उन्होंने, अब सीओएमपी बड़ा कानूनी आदमी था, उसने कहा जी मैं ऐसे तो नहीं उठाऊंगा, मुझे रिटर्न ऑर्डर है। तो कोर हेडक्वार्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया कि पिकअप दी अफसर, उसको वहां से रिसीव करो। वो गया वहां पे, उसने डॉक्टर ने एहतजाज किया, उसने कहा सर आप जो इसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें, हम इसका खुद ट्रीटमेंट कराएंगे। वो हॉस्पिटल से फिर उठाकर ले गए और एमपी की किसी बैरक में जाके डाल दी विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जब वो दोबारा मरने वाला हो गया तो उन्होंने उसको कंसिडरिंग में डेड बॉडी बाहर फेंक दिया किसी जगह। और अल्टीमेटली वो जो सिपाही फेंकने गए थे ना, उनमें से किसी सिपाही ने दोबारा एनएलसी से रब्ता किया, वहां उसकी फैमिली का एड्रेस लिया, उसकी मिसेस को जाके बताया कि आपका मियां तो वहां पड़ा हुआ। वो फिर बेचारी आई, उठाकर ले गई और उठा के अपने गांव लोधरा चली गई। उसने वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया, और जब वो बेचारा रिकवर हुआ, अभी तक ही वजह शाक, उसने कहा जी फौज फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ही रिकवर हुआ उसने फिर दोबारा आर्मी चीफ और अपने इसको खत लिखा एजी को कि जनाब मेरे साथ ये सलूक हुआ और मैं घर में मर रहा हूं। तो जनाब दोबारा एजेंसी एक्टिवेट हुई, लोधरा में उसके घर पे रेड किया, फादर इन लॉ के घर पे, उसको फिर उठाकर ले आए और फिर लाके किसी सेल में डाल दिया। वो फिर 6 महीने सेल में रहा। फिर एहसन सलीम हयात साहब बाय दैट टाइम वाइस चीफ बन गए, उनको सारा केस पुटअप हुआ, साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुटअप हुई कि ये 8 अफसर हैं, जो और भी 8 अफसर, इनका सबका कोर्ट मार्शल किया जाए। किसी का कोर्ट मार्शल ना हुआ, और सलीम हयात साहब ने अपने कलमों से लिख दिया कि अफसर शुड बी इमीडिएटली डिसमिस्ड। जबकि अफसर को तो आर्मी चीफ भी डिसमिस नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए। डिसमिस कर दिया गया, और डिसमिस करके उसको फिर घर भेज दिया गया। वो घर चला गया, ही लास्ट सेंसेस, अब उसको कोई यादाश्त उसकी खत्म हो गई। 1.5-2 साल की ट्रीटमेंट के बाद जब उसने यादाश्त गेन की तो वो सरगोदा की सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था बेचारा। मेरा उसने एक प्रोग्राम सुना हामिद मीर के साथ टीवी पे, जिसमें मैंने कहा इट इज द माइंड सेट ऑफ अ जनरल। जब एक जर्नैल फैसला करता है तो बाकी जर्नैल फिर सारी जिंदगी उस फैसले को इंप्लीमेंट कराते रहते हैं, उस फैसले से पीछे नहीं हटते। जो फैसले मुशर्रफ कर गया है, ये बाद में उसके सक्सेसर दे विल फॉलो द डिसीजंस ऑफ मुशर्रफ, चाहे सारे जहन्नम में चले जाएं, दे विल नेवर बॉदर दिस थिंग। तो उसने वो मेरा प्रोग्राम सुना, वो मेरे पास पिंडी आ गया और अपने मुझे उसने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए। मैंने कहा तुम दोबारा कराची जाओ, लोग भूल चुके होंगे, तुम वहां से जाके पीएनएस शिफा से और एमपी की यूनिट से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करो। वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ गया। मैंने यहाँ 2015 में रिट दायर की, और वो जस्टिस एक जस्टिस उस जमाने में जस्टिस जफरुल्लाह खान खाकवानी साहब, वो 9 बजे सुबह आते थे, वो 9:30 बजे अंदर से कोर्ट से निकले, चैम्बर से, उन्हें पूरी मेरी पिटीशन पढ़ी और पढ़ के बड़े हैरान हुए कि दिस इज हैपनिंग। ये सर्विंग अफसर के साथ यार ये सलूक हो गया। मैं तो सर डॉक्यूमेंट लगे हुए, उन्हें फौरन नोटिस जारी किया कि इनसे कमेंट्स मांगे कि तहरीरी जवाब जमा कराएं। आप अंदाजा लगाएं, जफरुल्लाह खाकवानी साहब को चंद महीने बाद नॉट कंफर्म करके घर भेज दिया गया। और इसलिए घर भेजा गया कि यार आपने क्या जरूरत थी आपको नोटिस जारी करने की, आप कह देते कि यार आप 3 साल बाद आप आए, मैं केस ही नहीं सुनता। आज 2023 हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, वो केस लगता है कोर्ट के अंदर, लेकिन ऊपर से क्योंकि चीफ जस्टिस बैठे हुए मीर हुसैन भट्टी साहब, वो आर्मी का कोई केस हो तो इंस्ट्रक्शन आ जाती है जज साहबान को, जज साहबान मदद कर लेते हैं कि हम बाद में सुनेंगे इस केस को। 8 साल से वो अफसर जो है सर्विंग अफसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जिसको डिसमिस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, उसको वाइस चीफ एहसन सलीम हयात, जो कि खुद मुलजम था क्योंकि 2 करोड़ में उनका भी हिस्सा होता था और मुशर्रफ साहब का भी हिस्सा था, क्योंकि मेजर जनरल जहीर को 5 साल के लिए एनएलसी का चेयरमैन लगाया गया। और मजे की बात है, मैंने इसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई, जिसको को भी लेटर लिखा, एक मिनट सर, और चेयरमैन नैब को भी लिखा, इसकी इंक्वायरी हुई फिर, और ये इंक्वायरी की जनरल लोधी साहब ने,
اور لودھی نے ریکمینڈ کیا کہ 4 جرنیل ذمہ دار ہیں NLC کی کرپشن کی کاروائی ہونی چاہیے, پھر بھی کاروائی نہیں ہوئی, ان کو بچا لیا گیا. چیئرمین نیب نے بھی کرن صاحب ہمیں تو ایک بڑی کلیئر بات سمجھ آ گئی آپ کے اس بیانیے سے. پہلے یہ چھپے چھپے ہوتے تھے, اب یہ کھل کے آ گیا کہ نہ یہ فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے اور یہ نہ یہ فیسسٹ ہے, ٹوٹلیٹیرین ہے, ایک ظالم ہے, ایک قبضہ گروپ ہے, لیکن یہ اس سے بڑھ کر ان کی کرپشن کی حد انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو جو کہ ان کے ساتھ پیٹی بند بھائی ہیں, اگر وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو میں آج کی نشست اگر آپ اجازت دیں ادھر پوز کروں گا. ہم اگلے ہفتے آ کے نا اسپیسیفک کیسز سے آگے بڑھ کے آپ سے رائے ہم لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو خوف انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اپنے افسروں پہ ڈالا ہوا ہے, سیاستدانوں پہ ڈالا ہوا ہے جو کہ کرپٹ نہیں ہے, اور اچھے لوگوں کے پہ ڈالا ہوا ہے, آپ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ خوف ختم کیسے ہوگا؟ ہم میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں کرن صاحب آپ سے. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. میں آخری بات کرنے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک لیٹر ہے, یہ بتانا چاہوں گا آج تاکہ بات اس پہ کنکلوڈ ہو جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں بھی سول وار کی کنڈیشن تھی, وہاں بھی خوارج تھے, جنگیں ہو رہی تھی, یہی حالات تھے جیسے آج ہمارے حالات خراب ہیں. تو انہوں نے تمام کمانڈرز کو خط لکھا, کیونکہ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی, لشکر روانہ ہوتے تھے, لوگوں کو ریور گم ہو جاتے تھے, بچے لاپتہ ہو جاتے تھے. انہوں نے تمام کمانڈرز کو لکھا کہ یو شوڈ بی ویری کیئرفل ود دی پیپل. آپ لوگوں کے بچوں کو ڈھونڈیں, ان کے والدین تک پہنچائیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے. انہوں نے لکھا کہ جو فوج ہے وہ ریاست کی طاقت ہے اور ریاست کی گریس ہے, اور نے کہا وہ تب قائم رہ سکتی ہے کہ اگر آپ شہریوں کے ساتھ محبت والا سلوک کریں گے, ان کے کام آئیں گے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ لیٹر ان کی کتاب میں شامل ہے. لیٹر فوج کے ذمہ لگایا کہ آپ ڈھونڈیں ان بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو ملائیں, تب جا کر آپ سچے کمانڈر اور سچے سپاہی بنیں گے. اور آج انگلیاں جو ہے, جتنے ججز نے آرڈر جاری کیا, بھی ججز کے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے, کوئی توپ نہیں ہے کہ وہ ٹینک لے کر آ جائیں. 450 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے جاری کیا ہے کہ ان لوگوں کو رہا کریں, دے آر انفورس ڈس اپیرنس. ایک بندہ بھی رہا نہیں کیا گیا. تو اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ کس طرح ریاست کے اوپر ایک خوف کی فضا آ رہی ہے. ہر بندہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ مجھے اٹھا لیں گے, میں لاپتہ ہو جاؤں گا. کرن صاحب یہ وہ المیہ ہے, لیکن یہ خوف ختم ہو جائے گا, ہو گیا ابھی تقریباً. آپ یاد رکھیے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ پیج ہم کریں گے اس پہ. تو آپ نے بڑے زبردست آپ نے بتائی بات. ہم اسی فکرے سے شروع کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ خوف کیسے ختم ہوگا. کرنل انعام الرحیم صاحب بہت بہت شکریہ, بڑے زبردست مجاہد ہیں, آپ حق کی بات کرتے ہیں. بالکل صاحب. ناظرین آپ نے کرنل انعام الرحیم بہت شکریہ کرنل صاحب آنے کا, آپ نے ان کا سنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنل انعام الرحیم جیسے مجاہدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ایسے اور مجاہد پیدا کرے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے, رول آف لا کے جو لڑ رہے ہیں, ان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا. تھینک یو ویری مچ جی.